जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली कंडक्टेड CA-PF पेपर में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। एक बात तो बैच के बारे में है, ये आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं और आपको करेक्ट बताना है। The time at 180 degree longitude is exactly 12 hours from the 0 degree longitude, irrespective of whether one travels westward or eastward from the prime meridian। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर प्राइम मेरिडियन से आप ईस्ट जाओ या वेस्ट जाओ, अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर होता है तो वो 12 घंटे का गैप देखने को मिलेगा। यानी 0 डिग्री से आप स्टार्ट करते हो प्राइम मेरिडियन में, 180 डिग्री इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, यानी ईस्ट या वेस्ट, दोनों ही केसेस में 12 आवर्स का टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहे हैं अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ मूव करता है ट्यूसडे में, विल काउंट द डे एज वेडनेसडे वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस। एक बार इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस हो गया और अगर आप ईस्ट वर्ड मूव कर रहे हो तो ट्यूसडे की जगह कैलेंडर में आपको वेडनेसडे देखने को मिलेगा। अब हाल ही यानी 2 महीने पहले मैंने सिविल सर्विसेज के पेपर की एनालिसिस की थी और टाइटल कुछ ऐसा था, द ओनली NCERT बुक विच कांट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट, और ज्योग्राफी की एनालिसिस मैंने की थी खासतौर से। 9018 लोगों ने देखा भी, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट थे। पहला ये कि जो एनाडायर है साइबेरिया में और जो नोम है अलास्का में, ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन जब सुबह जगते हैं लोग और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि ये अलग अलग दिन है। पहला स्टेटमेंट ये था। और दूसरा ये कि जब मंडे है एनाडायर में तो ट्यूसडे है नोम में, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि एनाडायर साइबेरिया में है और नोम अलास्का में है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है कि ये एक पर्टिकुलर रसिया वाला पार्ट है और एक US वाला पार्ट है, क्योंकि अलास्का US में है, सबको पता है। और अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं, यानी अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। और इसके पीछे बहुत बेसिक फेनोमेना है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यानी अगर एनाडायर में मंडे है और हम नोम जा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे कैलेंडर में 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी हम फिर से संडे जी सकते हैं। बट यहाँ इन्होंने कहा ट्यूसडे, इसका मतलब ये सेकंड हो जाता है गलत और पहला सही है। सेम कहानी यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप ईस्ट वर्ड मूव कर रहे हो तो ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे। बट देखो ये तो गलत हो गया ना, एक बार आपने क्रॉस करा ईस्ट की तरफ तो आपने जो ट्यूसडे जिया था वो आप फिर से जी सकते हो। आपकी कैलेंडर में 1 दिन बढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्यूसडे +1 हो गया, इसका सिंपली मतलब है कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, यानी ये ट्यूसडे आप फिर से जी सकते हो। तो ये बात हो जाती है गलत, और अगर ये गलत है तो आंसर बनता है A1 ओनली, बिकॉज पहला बिल्कुल सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ईस्ट जा रहे हो वेस्ट जा रहे हो, 12 घंटे का तो गैप है। सिर्फ ये देखना है 12 घंटे ज़्यादा है या कम है, और वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, है ना। ये सिंपल सी बात है। और ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ज्योग्राफी में, जहाँ भी आप ज्योग्राफी जिस भी सोर्स से आपने कवर किया होगा उसमें आपने ये पढ़ा ही होगा। और ये बेसिक कंसेप्ट है, PYQs के थ्रू भी सॉल्वेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। और पहले बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जो इस वीडियो में हमने कवर किया है, दोबारा कवर करने का कोई खास मतलब नहीं है। इस वीडियो को आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू। अगला देखिए, द सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए हमें पता है सीजन बदलते हैं, है ना, सीजन बदलते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी में चेंज आता है। अब किसी भी जगह पे जो सोलर एनर्जी के अमाउंट में बदलाव आ रहा है, जिससे सोलर वेरिएशन हो रहा है, ये किस चीज़ से प्रभावित होता है? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन की स्पीड से, रोटेशन यानी घूर्णन, और दूसरा पॉल्यूशन के कारण, क्लाउडीनेस के कारण, या इंक्लिनेशन यानी झुकाव ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। दोस्तों हमें पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, और इसी वजह से सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, बट अब देखो ये सिविल CA-PF के पेपर में पूछा गया था कि करेक्टली कौन सा एक्सप्लेन करता है सीजन में बदलाव को। तो सीजन में बदलाव को कौन एक्सप्लेन करता है? रोटेशन नहीं, रिवोल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशन ऑफ द मून भी कह दिया है इन्होंने, ये भी गलत है। इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ विद अदर प्लेनेट, ये भी गलत है। टिल्ट है ना, झुकाव है, झुकाव है, इस वजह से सारा सनलाइट एक ही जगह पे इक्वल नहीं पड़ सकता, है ना। ये तो कॉमन फेनोमेना, आप समझो ये अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस जगह पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रहा है तो इस जगह पे नहीं पड़ रहा है। यही सिंपल सा रीज़न है। हम देखते हैं कि जब हम दिसंबर में क्रिसमस डे मनाते हैं तब काफ़ी ठंडी रहती है, बट आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है ना। अब ये सवाल मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूँ, ये सिविल सर्विसेज 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा।
तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगला देखिए, साल्ट वेदरिंग के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं जो रॉक्स में साल्ट है ये एक्सपैंड करता है ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा ये कह रहे हैं कि साल्ट जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम वगैरह इनकी एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है कि एक्सपैंड करते हैं। तीसरा ये कि जो साल्ट वेदरिंग है ये टिपिकल एग्जाम्पल है, यानी एक खास तरह का एग्जाम्पल है केमिकल वेदरिंग का। और ये आपके ऑप्शन हैं। अब अगर आप देखो तो ये सवाल हमने डिस्कस किया था किस पेपर के टाइम पे, सीडीएस के टाइम पे। 2 महीने पहले सीडीएस की एनालिसिस की थी हमने, ज्योग्राफी सेक्शन की। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। उस टाइम पे मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। इसमें 2 स्टेटमेंट थे, साल्ट वेदरिंग के ऊपर ही सवाल था। पहला कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये बाकी के प्रोसेस के मुकाबले, और दूसरा ये कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है इग्नियस रॉक के मुकाबले। देखिए साल्ट का ना क्रिस्टल ग्रोथ होता है, सिंपल सी बात है, साल्ट का क्रिस्टल ग्रोथ होता है। और ये ना कोई केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये एक फिजिकल वेदरिंग है। मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाया था किस तरह से रॉक टूटते हैं और वेदरिंग ये होती है। तो उस वीडियो को आप रेफर करिए क्योंकि कई सारी एक्स्ट्रा बातें भी हमने की हैं। तो ये ना केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। बाकी चीज़ें केमिकल वेदरिंग का पार्ट है। तो अगर ये आपको पता है कि साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एक तरह की फिजिकल वेदरिंग, और ये सीएपीएफ का ही पीवाईक्यू, आप देखो सीएपीएफ के ही पेपर से वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। यहाँ भी ये पीवाईक्यू है, ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। तो अभी भी पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि आप हर सवाल में देख पा रहे हैं। तो इसमें जो कह रहे हैं ना कि टिपिकल एग्जाम्पल है केमिकल वेदरिंग का, तो बेसिक सेंस, कॉमन सेंस अगर आपने पीवाईक्यू करा तो ये गलत हो जाता है और 2 ऑप्शन हट जाते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि साल्ट लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड। अगर आप इसमें थोड़ा भी लॉजिक अप्लाई करें तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इनकी तो प्रवृत्ति है एक्सपेंड करने की, और एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें हैं। बट अगर एनसीईआरटी नहीं भी ध्यान है तो ये जेनरिक सा स्टेटमेंट है, ठीक है। और पहला सही हो जाता है क्योंकि 2 अगर सही है तो इसका मतलब ऑप्शन बी बनेगा, और पहला है भी सही। वैसे अगर आप एनसीईआरटी भी देखना चाहें, एनसीईआरटी भी इस टाइम पे मैंने डिस्कस किया था कि रॉक्स में साल्ट एक्सपेंड करते हैं ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे साल्ट जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड। एक्सपेंशन ऑफ दीज साल्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड देयर थर्मल प्रॉपर्टीज। तो जो साल्ट का एक्सपेंशन है वो उनकी टेम्परेचर और थर्मल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर देखो सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है, डेजर्ट्स में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस केस में साल्ट एक्सपेंशन होता है, साल्ट एक्सपेंड करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा में तो कोई भी चीज़ एक्सपेंड करेगी, है ना। और ये पूरी बातें हैं। और जो साल्ट क्रिस्टलाइजेशन है ये साल्ट वेदरिंग के सभी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि साल्ट के क्रिस्टल बनते हैं। और अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे अल्टरनेटिंग वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन है, यानी एक दिन ड्राई रहता है फिर दूसरे दिन बारिश होती है, इस तरह की कंडीशन है, तो साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से बन पाते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज़ में, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है केमिकल वेदरिंग का, ये आप आंसर करिए। वैसे तो आंसर सामने ही है आपके, ये भी मैंने डिस्कस कर ही लिया, और इसका आंसर भी हमें पता है बोथ होगा, और दोनों ही एनसीईआरटी से हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से पीवाईक्यू का पूरा वेब है, पूरी रेपिटेशन है जो हम बैच में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ भी थोरोली जब हम कवर करते हैं। हाँ, एक बात मुझे और बतानी थी न्यू व्यूवर्स के लिए, पुराने व्यूवर्स को तो ये पता होगा। देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है वो कंप्लीट मैंने 7 घंटे में यूट्यूब पे भी पढ़ाई है ना, और बहुत शानदार रिव्यू रहा है। लोग मुझे कॉल करके बताते हैं सर हमने बस वो वीडियो करके ज्योग्राफी कवर कर ली थी पूरी, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए हैं, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू दिया है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं बहुत आसान भाषा में। देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है नो डाउट अच्छी है, बट उनके जो लैंग्वेज है ना बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, खास करके बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है इनिशियली। तो मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन करा है, आप एक बार रेफ़र कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ मास मूवमेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज रैपिड मूवमेंट। कौन सा रैपिड होता है, रैपिड का मतलब तेज मूवमेंट है। क्रीप, मड फ्लो, सोलिफ्लक्शन और स्लम, ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसके बेस पे आंसर करना है। ये देखिए, विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। क्रीप के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2024 का। देखिए क्रीप क्या होता है, ये एक स्लो स्पीड विथ सॉइल। तो ये ना एक मास वेस्टिंग का प्रोसेस है जिसमें स्लो स्पीड के साथ सॉइल मूव करती है। तो ये आप इमेज देखिए, है ना, ये इमेज ध्यान से देखिए। क्रीप क्या है, ये बहुत ही स्लो ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट है सॉइल का, और ये जनरली सॉइल के अपर लेयर में देखने को मिलता है। जब फ्रीजिंग, थोविंग, वेटिंग, ड्राइंग, मतलब अलग अलग मिट्टियाँ में जब चेंजेस आते हैं धीरे धीरे,
तो ये धीरे धीरे स्लोप डाउन करने लगती हैं और बहुत स्लो होती हैं, इसलिए काफ़ी साल लग जाते हैं नोटिस करने में। जैसे धीरे धीरे आप देखो कि पेड़ झुकने लग गए बहुत सालों के बाद, 5-10 सालों के बाद आप गुजर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया से, आप देख रहे हो यार पहले तो ये पेड़ सीधे हुए करते थे बट अब ये ऐसे टिल्टेड कैसे हो गए हैं। तो ये क्रीप के कारण हुआ है। क्रीप इज़ द वेरी स्लो ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल। तो फास्ट तो होगा नहीं, आप हटा सकते हो, और स्लो स्पीड विथ रॉक नहीं, रॉक के साथ नहीं, आइस के साथ नहीं, सॉइल के साथ ही ये मूव कर रहे हैं। तो ये है एक तरह का मास वेस्टिंग प्रोसेस है। और मास वेस्टिंग जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो कि ये एक ज्योग्राफी का कॉमन टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है डाउन हिल मूवमेंट ऑफ रॉक को, या फिर जब डेब्रीज अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं तो वो मास वेस्टिंग कहलाता है। तो मास वेस्टिंग का जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी ये किस वजह से हो रहा है, तो वो है ग्रेविटी। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मास वेस्टिंग हमेशा ग्रेविटी के कारण होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नदी है या कोई ग्लेशियर है या कोई विंड है वो मूव करवा रही है, ऐसा नहीं होगा, ग्रेविटी के कारण होगा। जैसे क्रीप हो गया, स्लम्प हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गए, रॉक फॉल हो गया या मड फ्लो हो गए, सोलिफ्लक्शन हो गया, ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, ये सारे ग्रेविटी के कारण हो रहे हैं। तो ये मास वेस्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं जितना भी मैंने आपको बताया, क्रीप, स्लम्प, लैंडस्लाइड, मड फ्लो, सोलिफ्लक्शन वगैरह। अभी मैं और डिस्कस करता हूँ कि इस पे एक और सवाल है आई गेस। हाँ, ये स्टेटमेंट्स है ना, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से जो मास मूवमेंट है उसे रैपिड मूवमेंट के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। तो क्रीप नाम से ही समझ आ रहा है, और अभी हमने पढ़ा भी कि क्रीप एक तरह का स्लो मूवमेंट है। अगर आपने PYQ करा है तो ये आप समझ पा रहे हो। अब हमारे पास बचा 2 and 4 and 3 and 4, यानी 4 तो आंसर में आएगा, यानी स्लम्प जो है वो रैपिड है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 2 और 3 में से। तो मड फ्लो और सोलिफ्लक्शन में क्या होगा। देखिए मड फ्लो भी बहुत ही फास्ट वाटर सेचुरेटेड फ्लो है डेब्रीज का, तो ये रैपिड है। तो 2 भी रैपिड है और हमने कुछ तो रिमूव कर दिया था, ठीक है, तो 2 भी आ जाएगा। और इनिशियली हमने देखा कि जो क्रीप है वो स्लो है, तो 1 तो नहीं होगा, तो 1 को हटा देता हूँ मैं। और हमारे पास क्या क्या बच गए, अब हमारे पास सिर्फ बचे 3 and 4। 3 and 4 में हमने देखा कि स्लम्प रैपिड है, सो आंसर में ये 4 आएगा। और 2 and 3 में हमने देखा कि मड फ्लो भी रैपिड है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, 2 and 4। तो ये क्वेश्चन इजी है या हार्ड है वो अभी आप देखते जाइए। जैसे ये PYQ में ही पूछा था कि सोलिफ्लक्शन एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल तरह की चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशल टाइप इन्वॉल्व है, और ये कहाँ देखने को मिलता है। तो सोलिफ्लक्शन के बारे में पहले भी पूछा गया है, तो इसकी एनालिसिस भी मिल जाएगी आपको चैनल पे। देखिए सोलिफ्लक्शन क्या है, ये एक स्लो डाउन स्लोप फ्लो है वाटर सेचुरेटेड सॉइल का परमाफ्रोस्ट रीजन में। परमाफ्रोस्ट रीजन का मतलब होता है वैसे एरिया या वैसा सॉइल जो ऑलरेडी बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो जो परमाफ्रोस्ट रीजन है, परमाफ्रोस्ट का मतलब बर्फ से ढका हुआ रीजन, उनमें जो टॉप लेयर है वो समर में पिघलने लगती है, लेकिन जो नीचे वाला ग्राउंड है वो फ्रोजन ही है। तो इस केस में क्या होता है, वाटर को ड्रेन होने से वो रोकता है, तो जो सेचुरेटेड लेयर है वो धीरे धीरे डाउन स्लोप होने लग जाती है। पूरी प्रोसेस आई होप आपको समझ आई। वैसे वैसे लैंडफॉर्म की कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसमें मैंने इमेज के साथ PYQs के साथ समझाया है। ठीक है, तो आंसर इसका परमाफ्रोस्ट रीजन है। और अगर आप NCERTs पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हो क्रीप इज़ 1 टाइप अंडर दिस कैटेगरी, यानी स्लो मूवमेंट में क्रीप एक कैटेगरी है, और मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है और इम्परसेप्टिबल होता है, यानी आप महसूस नहीं कर सकते हो। मटेरियल इन्वॉल्व कैन बी सॉइल और रॉक डेब्रीज। और इसके बाद कह रहे हैं, आपने कभी देखा है पोस्ट टेलीफोन पोल वगैरह डाउन स्लोप हो जाते हैं अपने वर्टिकल पोजीशन से, और अगर आपने देखा तो ये क्रीप के कारण होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसी ग्रुप में सोलिफ्लक्शन भी होता है जिसमें डाउन स्लोप देखने को मिलता है। तो सोलिफ्लक्शन भी काफ़ी स्लो मूवमेंट है, तो हमारे आंसर में 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ C बच रहा है। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाता है। तो यानी ये क्वेश्चन NCERT से डुएबल तो है, बट डिपेंड करेगा कि आपने इसे कैसे रिवाइज करा है और कितने अच्छे से चीज़ें आपने कवर करी हैं। अगर आप बैच स्टूडेंट हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन और PYQs के साथ हमने इन चीज़ों को कवर किया था। अगला देखिए, स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक टफ क्वेश्चन है, और टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि NCERTs वगैरह में डायरेक्टली कवर्ड नहीं है। पहला कह रहे हैं स्ट्रेटो वोल्केनो टॉल स्टीप कोन्स होते हैं जो कि लेयर के बने होते हैं, फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक एस।
दूसरा कह रहे हैं दे कैन इरप्ट एक्सप्लोजिवली एज फेल्सिक लावा फ्रॉम अ स्ट्रेटोवोल्केनो होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर। सो उम्मीद आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसमें ना बात यह है कि ये जो स्ट्रेटोवोल्केनो है ये टर्म मेंशन नहीं है, बट इसी का दूसरा नाम है, एनसीईआरटी में चलते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें जो कंपोजिट वोल्केनो है ना, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेटोवोल्केनो, ठीक है। और इसमें एक टर्म बार बार आ रहा है फेल्सिक लावा। तो फेल्सिक लावा का मतलब होता है वो लावा जो सिलिका में रिच है ना। लावा आप जानते हो, लावा में सिलिका होते हैं, तो सिलिका में रिच है, वैसे लावा को फेल्सिक लावा कहते हैं। These volcanoes are characterized by eruption of cooler and more viscous lava than basalt। तो ये जो वोल्केनो इनमें कूलर और ज़्यादा विस्कोस यानी ज़्यादा गाढ़ा लावा देखने को मिलता है बेसाल्ट के मुकाबले। और इन वोल्केनो से काफ़ी एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है और लावा के साथ साथ ही बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एसेस निकलते हैं। पायरोक्लास्टिक मतलब वही जले हुए मटेरियल वगैरह निकलते हैं इस पर्टिकुलर वोल्केनो से, जैसा कि बाकी वोल्केनोज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें अब, तो इसमें वही कह रहे हैं टॉल स्टीप कौन है, फेल्सिक लावा वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जेनरिक सा स्टेटमेंट है ना। आप समझ सकते हैं डेफिनेटली कि वोल्केनो है तो टॉल ही होंगे, स्टीप कोन के होंगे। हालांकि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, बहुत सारे ऐसे वोल्केनो स्टीप कोन के नहीं है, यहाँ पे मगर गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक जेनरिक अगर हम सोच कर चलें, अगर हमने थोड़ा आइडिया रखा हुआ है पहले से कंपोजिट वोल्केनो का या स्ट्रेटो वोल्केनो का, तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। और ये सेकेंड वाला जो कह रहे हैं ये बहुत ही जेनरिक है, ये तो हमेशा ही सही होगा ना। अगर अनलेस एंड अनटिल आप एक सुसुप्त यानी इनएक्टिव वोल्केनो की बात करो, उसके अलावा जो वोल्केनोज हैं वो काफ़ी एक्सप्लोजिवली इरप्ट करते हैं। और फेल्सिक लावा फ्रॉम स्ट्रेटो वोल्केनोज होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर। तो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर वोल्केनो है और एक्टिव वोल्केनो है तो डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी हाई प्रेशर है गैस का। सो इसका आंसर ऑप्शन सी है, बोथ 1 और 2। तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, करीब 20 to 30% क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से हैं। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पॉटहोल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम, यानी बहते हुए जलधाराओं से पॉटहोल्स क्रिएट होते हैं बेडरॉक में। तो देखिए ये एनसीईआरटी है, लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है। लैंडफॉर्म से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पहले भी बहुत सारे पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कोल्ड पोटहोल। पोटहोल आपने देखा होगा, ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड यानी हेल्प होती है बाय द एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक फ्रेगमेंट्स के एब्रेजन के कारण। देखिए एब्रेजन एक टर्म है, देखिए ये जो चैप्टर है ना पूरा टर्म पे बेस्ड है। अगर आपको टर्म्स में क्लैरिटी है तो लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर बहुत आसान है। एब्रेजन का मतलब होता है वियरिंग डाउन ऑफ रॉक सरफेसेस बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण जो रॉक सरफेस वियरिंग हो जाती है उनकी, धीरे धीरे वो घिस जाते हैं। खास तौर से जब सैंड यानी बालू हो गए, छोटे पत्थर कंकड़ वगैरह हो गए, ये मूव करते हैं और ये मूव किए जाते हैं बाय विंड वाटर वगैरह, तो धीरे धीरे जो रॉक सरफेस है वो घिस जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, उसे हम एब्रेजन कहते हैं। तो एब्रेजन का मतलब समझ आ रहा है आपको? एब्रेजन का सिंपल मतलब ये है कि रॉक वगैरह घिस जा रहे हैं। तो रॉकी बेड जब है ऑफ हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कोल्ड पोटहोल, तो इस तरह से गड्ढा बन जा रहा है, पोटहोल बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब बारिश आ रही है इस तरह से, जब जलधाराएं आ रही है, स्टीम आ रहे हैं, तो स्टीम खुद अकेले तो नहीं आ रही, सिर्फ पानी तो नहीं आ रहा उनके साथ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उस रॉक को घिस रहे हैं। और घिसने के कारण क्या हो रहा है कि वो उनमें गड्ढा बन जा रहा है, पोटहोल्स बन जा रहे हैं। दैट्स इट। तो यही पूछ रहे हैं कौन सा मेन मेथड है इसमें पोटहोल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक, पोटहोल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ये एब्रेजन के कारण होता है। तो ये एनसीईआरटी से नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और वो एक्सट्रीमली टफ है, 2 क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ है, बाकी के क्वेश्चन आप देख सकते हो कैसे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से ओशन ट्रेंचेस पैसिफिक में नहीं है। देखिए जो बोनिन ट्रेंच है ये पैसिफिक ओशन में है, जापान के पास। इसके बाद केमेन ट्रेंच कह रहे हैं, तो केमेन ट्रेंच जो कैरिबियन सी में है, जमैका वगैरह के पास, यानी कैरेबियन में, कैरिबियन डबल बी आएगा ना। और तीसरा कह रहे हैं केर्माडेक ट्रेंच, जो केर्माडेक ट्रेंच है ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। और जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये अटलांटिक में है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान रखिए, बिकॉज ये दोबारा रिपीट हो सकता है। तो जो केमेन है और साउथ सैंडविच है ये पैसिफिक में नहीं है, एक कैरेबियन में है, दूसरा अटलांटिक में है। बट इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो 2 नहीं है और 4 नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 2 और 4। तो ये एक टफ क्वेश्चन है बिकॉज ना ही ये डायरेक्टली पीवाईक्यू में है और ना ही एनसीईआरटी में। इसे आप मैप से कवर करेंगे तो कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इतने छोटे छोटे ट्रेंड्स याद रखना और इन्हें चेज़ करना एक वाइल्ड गूज चेज़ होगा जो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप इतने ट्रेंड्स याद भी रख लो तो पेपर में रिकॉल कर पाना टफ हो जाता है। तो सम क्वेश्चन आर मेंट टू स्किप। नेक्स्ट देखिए कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है नीप टाइड के बारे में। पहला कह रहे हैं कि जनरली एक 7 डे इंटरवल होता है बिटवीन 2 नीप टाइड। दूसरा कह रहा है एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तीसरा ये कि जो मून का अट्रैक्शन है ये कम हो जाता है, इट इज़ डिमिनिस्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। काउंटरैक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फोर्स जो कैंसिल आउट कर रही है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को। और ये आपके स्टेटमेंट्स हैं यानी ऑप्शंस हैं। तो एनडीए की एनालिसिस के टाइम पे हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनडीए के एनालिसिस को स्किप करते हैं, बट आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए से भी रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहला कह रहे हैं कि हर 14-15 दिनों में नीप टाइड देखने को मिलता है जो कि कॉन्साइड करता है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून के साथ, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर मून का जब होता है उसी टाइम पे देखने को मिलता है। दूसरा ये कि इस टाइड का स्मॉल टाइडल रेंज होता है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं मून के और सन के ये क्वाड्रेचर में है। तो ये एनसीईआरटी में है कि नॉर्मली एक 7 डे का इंटरवल होता है बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच 7 डे का इंटरवल है। बट अगर आप देखो नीप टाइड और नीप टाइड के बीच का कितना इंटरवल है, तो हर 7-7 दिन के गैप में, 7 दिन के बाद नीप टाइड, 7 दिन के बाद स्प्रिंग टाइड, ऐसे आता है। तो यानी 14 दिन का गैप हो जाता है किनके बीच, नीप टाइड के बीच, और 14 दिन का गैप ही हो जाता है एक से दूसरे स्प्रिंग टाइड के बीच। तो यहाँ इन्होंने पूछा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉर्मली एक 7 डे का इंटरवल होता है बिटवीन 2 नीप टाइड। तो ये गलत हो जाता है इस तरह से। तो अगर पहला गलत है तो ये हट गया, ये हट गया। इसके बाद कह रहे हैं एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये तो सही हो जाता है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में 2 है। और तीसरा कह रहे हैं जो मून का अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। अब ये चीज़ आप देख सकते हो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो साफ तौर से कि नॉर्मली 7 डे का इंटरवल होता है बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। इस टाइम पे सन और मून राइट एंगल में होते हैं एक दूसरे के, और सन और मून एक दूसरे को काउंटर एक्ट करते हैं। देखिए ना इसके पीछे लॉजिक है, मैं पूरा समझा सकता हूँ आपको आसान भाषा में, बट मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ पे टॉपिक से भटकें। ये अगर आप समझोगे ना कि इस पर किसका ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे समझते हैं। इसमें कह रहे हैं जो मून का अट्रैक्शन है दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज सन इज डिमिनिस्ड बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ द सन ग्रेविटेशनल पुल। आसान स्टेटमेंट है। देखिए कह रहे हैं ना कि जो मून अट्रैक्शन है यानी जो मून खिंचाव लगा रहा है अपनी ओर, ये ज़्यादा है सन के मुकाबले। और ये चीज़ पूछते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा कि मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है टाइड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। टाइड के लिए मून ज़्यादा जिम्मेवार है सन के मुकाबले, और ये डिमिनिश हो जाता है, ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंटर एक्टिंग फोर्स लग रहा है सन की ग्रेविटेशनल पुल का, ठीक है। सन भी यहाँ पे पुल लगा रहा है ना, तो इस वजह से। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि महीने में एक बार जब मून का ऑर्बिट क्लोजेस्ट होता है जिसे हम पेरिजी कहते हैं, और उस टाइम पे अनयूजुअली हाई और लो टाइड अकर करते हैं। खैर हमारे जो आंसर हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 2 और 3 है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 2 और 3। तो ये भी पीवाईक्यू से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं स्मॉल टाइडल रेंज होता है बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन आर इन क्वाड्रेचर। ये भी सही है, और 14 और 15 डेज में देखने को मिलता है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। तो देखिए जो हिरोशिमा है वो होन्सू में है और जो नागासाकी है वो क्यूसू में है। बहुत ही अलग ढंग से पूछने का ये तरीका है। ये जो हिस्ट्री में हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किस तरह से यूएस ने बॉम्ब गिराया जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में खास तौर से, उसको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके पूछा गया है। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, और ये पीवाईक्यू के रेफरेंस पे अगर आप देखो तो इन्होंने पूछा था बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है जापान के आर्कीपेलगो को। मतलब हल्का रेफरेंस वो दे रहे हैं अपने पीवाईक्यूज में, टफ वाले क्वेश्चन में। ईजी वाले में तो आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं वो। तो इसका जो सही आंसर है वो बिगेस्ट पूछा ना इन्होंने, तो बिगेस्ट जो है वो होन्सू ही है, ठीक है। बिगेस्ट कौन सा है? होन्सू है, ध्यान रखिएगा। होन्सू, होकाइडो, शिकोको, क्यूसू, ये 4 आइलैंड्स हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड है वो होन्सू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन नाम सुनते ही वेटलैंड का नाम आता है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। रामसर कन्वेंशन पे अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे। और इसके अलावा
अब हम एक थोड़ी ब्रीफ एनालिसिस समझते हैं कि कितने क्वेश्चन डुएबल थे और किस तरह से थे। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट पीवाईक्यू तो नहीं है बट काफ़ी अच्छे से सॉल्वेबल है पीवाईक्यू से। ये दूसरा वाला डायरेक्ट पीवाईक्यू है। तीसरा वाला तो डायरेक्ट पीवाईक्यू आप देख पा रहे हैं, इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है वो एलिमिनेट हो जा रहा है और इसके तरीके से आंसर निकल आता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी पीवाईक्यू और एनसीईआरटी है। देन ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी है। इसके बाद ये क्वेश्चन टफ है, ना ही पीवाईक्यू है ना ही एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है जैसे कि आप देख सकते हो, और एनसीईआरटी है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी टफ है और डायरेक्टली पीवाईक्यू में नहीं है। और ये रामसर कन्वेंशन तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, काफ़ी ईजी है। मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन डुएबल हैं और ईजियर साइड में है अगर हमारे पास इन कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी पकड़ है तो। अदरवाइज़ फिर वो डिपेंड करेगा हमारे प्रिपरेशन लेवल पे। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।